students, welcome back to my lectures of class 12th physics. Here in this video, we will start our next chapter, that is the moving charges and magnetism. इससे पहले जो तीनों chapters हमने पढ़े that were related with the electricity. Now here in this chapter we will deal with the magnetism. Now here in this chapter the first topic that we have, that is the electromagnetism. मतलब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे that comes under the part of the physics that is electromagnetism. Now electro that deals with the electricity and magnetism that deals with the magnetism. Okay, so here this electromagnetism, it is the branch of physics that deals with the magnetism with the help of electrical current. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Okay, now here the first topic of this chapter that is very important, that is called as the Oersted experiment. Means in this Oersted experiment here we will see that how this electricity and magnetism they are related, जो भी हमने यहाँ पर electromagnetism के अंदर देखा था. And this Oersted experiment it plays a very important role between a relationship between the electricity and magnetism. Okay, now this Oersted, his full name was Hans Christian Oersted. Now this Hans Christian Oersted, he was basically the professor of electricity who used to teach electricity. And once when he was conducting the experiment based on electricity, he observed the deflection in the compass. क्या देखा उन्होंने कि उनके पास एक सर्किट था. It was this kind of basic circuit. I am drawing here only a basic circuit to explain this. And below that there was a compass. उसके नीचे कंपास रखा हुआ था. इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे इस स्विच को वो ऑन करते हैं, जैसे इसके अंदर एक करंट फ्लो हुआ, तब क्या देखा उन्होंने कि ये जो कंपास है इसके अंदर एक डिफ्लेक्शन होता है. अगर हमारे पास ये स्टार्टिंग की कंडीशन थी उस कंपास की नॉर्थ साउथ, तो क्या हुआ, ये जो कंपास है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया. डायरेक्शन अभी हम बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से इसका डिफाइन करते हैं कि किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होगा. अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि जैसे ही करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ओके, नाउ क्या देखा उन्होंने कि अगर वो ये डायरेक्शन करंट का चेंज कर देते हैं, मतलब अगर यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका हम डायरेक्शन एग्जैक्टली चेंज कर दें तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज आएगा. नाउ व्हेन ही हैज चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन था इस कंपास में उसका डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करने से जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया. और डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी हुआ जब उन्होंने इस की को ऑन या ऑफ किया. मतलब जब यहाँ पर कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा था तब यहाँ पर कंपास वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता था. ओके, मतलब यहाँ पर सिर्फ जब इस स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तभी वहां पर ये इस तरह से डिफ्लेक्शन शो होता है. बट देयर इज अ क्वेश्चन कि हमेशा हमारे पास जो कंपास है वो तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब उसके आसपास कहीं पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो. ओके, सो हियर व्हाट ही हैज कंक्लूडेड दैट this current carrying conductor it also produces a magnetic field, क्योंकि उसके आसपास कहीं पर भी कुछ दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी. और ये कंपास के अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस करंट की वजह से. मतलब यहाँ पर जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. So it's a very important conclusion that the magnetic field can be produced by using a current carrying conductor, or a current carrying conductor produces a magnetic field. और वहां से हमारे पास ये सब्जेक्ट निकल के आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नाउ हियर यू कैन सी आई हैव ड्रॉन टू डिफरेंट डायग्राम्स. हियर आई हैव अ पॉइंट एंड हियर आई हैव अ क्रॉस. ओके, नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉट एंड क्रॉस they can either be used to represent the direction of the current or the direction of the magnetic field, but generally we are using it for the magnetic field. अब यहाँ पर ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है. नाउ द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस, टू कंसीडर एन एरो. नाउ व्हेनेवर यू आर कंसीडरिंग एन एरो एंड इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम दिस साइड, अगर ये एरो आपकी तरफ आ रहा है then what you will see, in that case you will see only a dot. And in the same way if you will see it from this side,
मीन्स इट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, देन यू विल सी इट्स बैक साइड, और यहाँ पर आपको सब क्या दिखेगा, सिर्फ क्रॉस दिखेगा। मतलब जब भी आपको डॉट कहीं पर दिखता है, इसका मतलब क्या है, दैट इज टुवर्ड्स यू। मतलब यहां पर अगर ये डॉट है, मतलब यहां पर जो भी ये है आइदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, मींस दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। यहीं पर ये जो क्रॉस है मींस यू कैन एज्यूम एन एरो टू बी मूविंग अवे फ्रॉम यू, मतलब यहां पर ये करंट या मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मूविंग इनवर्ड्स। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं आउटवर्ड्स और यहां पर लिख सकते हैं हम इसको इनवर्ड्स। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द करंट। यहां पर हम ये डॉट और क्रॉस को मानते हैं यहां पर कंडक्टर। व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट टू बी कंडक्टर, यहां पर ये कंडक्टर है और ये क्या हमारे पास, ये कंपास है, जो भी हमने ऑरेस्टर एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था। मतलब क्या करेंगे हम कि जो भी हमारे पास कंपास है वो कंपास हमेशा एक टेंजेंशियल फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। मीन्स यू कैन से देयर इज एन इमेजिनरी सर्कल। अगर हमारे पास यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके पास एक इमेजिनरी सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एंड दिस compass will always deflect along the tangential direction of that imaginary circle. इसलिए ये सर्कल में बनाया है and they all represent the tangent. Now here this dot here, it represents a current carrying conductor which is carrying the current in the outward direction. In the same way this cross, it's a conductor that is carrying the current in the inward direction. Okay, now in case of the Oersted experiment, अगर हमारे पास यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमारे पास ये कंपास है, then the north pole of that compass will deflect in this way. और वहीं पर जब हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट का, तब क्या होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन है इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं जिससे हम इस डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कंपास डिफ्लेक्ट हो। नाउ वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। नाउ द रूल दैट एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, दैट इज the rule number 1, that is Ampere's swimming rule. Now what this Ampere's swimming rule is, it was given by the Ampere. अब यहाँ पर Ampere's swimming rule क्या कहता है, suppose we have a current carrying conductor. Okay, now ये current carrying conductor के साथ साथ हम क्या consider करते हैं, we have a person who is swimming along the direction in which we have the current, और इस तरह से वो स्विम कर रहा है कि उसके फीट से करंट अंदर की तरफ जाता है और इसके हेड से करंट बाहर की तरफ आ जाता है। इन दैट केस whatever the deflection in the compass will be, that deflection is represented by its left hand. मतलब जहां पर लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में उस कंपास का नॉर्थ पोल भी डिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड हियर वी हैव अ compass, okay, and here if you are assuming this, a person is swimming in such a way that the current is moving from his feet and leaving his head, then the deflection in the compass will be in the left hand side. मतलब यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन है क्या होगा, it will be in the left hand side. Okay, so this is what the Ampere's swimming rule is. What it states that suppose if a person is swimming in the direction of the electric current such that the current enters his feet and leaves his head, then the direction in which the north pole of the compass will deflect, that is towards his left hand side. Okay, now ये जो रूल है इसको आप अभी जो इससे पहले मैंने डायग्राम बनाया था पीछे जाकर आप देख सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा जब आप ये स्विमिंग रूल कंसीडर कर रहे हो। एंड आई वांट यू टू check it that whether I have drawn the correct direction or not. Now here, other than this Ampere's swimming rule, we have another rule that is called as snow rule, and which is easy to remember. This snow, अगर हम यहाँ पर इसका full form देखें, then it is south to north over west. इसका मतलब क्या है कि अगर direction of current कहाँ से कहाँ तक है, south to north, then the deflection in the compass, that is the north pole of that compass, will deflect towards the west. अब इसको कैसे देखेंगे हम? First of all, let us draw the directions. Here we have east, west, north, south. Now we'll assume the direction of current from south to north. कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? South से north direction of
current है. Okay, then the deflection of the compass, that is the north pole of the compass will deflect towards the west. West किधर है? इधर. मतलब अगर यहाँ पर कंपास रखा हुआ है तो वो वेस्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसका नॉर्थ पोल. That is what the snow rule is. अब क्या ये स्नो रूल इस एम्पियर स्विमिंग रूल से वेरीफाई हो सकता है? हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास एक कंडीशन है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है. तो हम क्या एज्यूम करेंगे? विल एज्यूम अ पर्सन हु इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इस डायरेक्शन में करंट है तो पर्सन भी इस डायरेक्शन में ही स्विम कर रहा है. ओके, देन व्हाट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड उसका क्या होगा? इधर होगा ये लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा? राइट साइड. मतलब यहाँ पर जो कंपास है उसका नॉर्थ साइड कहां पर डिफ्लेक्ट होगा? इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड. वो लेफ्ट हैंड साइड कहां पर आ रहा है? वेस्ट में आ रहा है. मतलब ये जो रूल है और ये जो रूल है बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बट द वे टू रिमेंबर इज डिफरेंट. Okay, and I want you to check these two by the previous diagram which I have drawn. So this is all about the Oersted experiment and how to calculate the direction of deflection of the compass, that is through Ampere's swimming rule and by the snow rule.